आज का फर्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पेज नंबर 10 फिगर 7। इस फिगर 7 में जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस फिगर 7 में दिखाया गया है कि पूरे फ्रांस के सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर किंग है और उसके नीचे मिनिस्टर्स हैं, 745 मेंबर्स हैं, और उनके नीचे इलेक्टर्स हैं, और उनके नीचे एक्टिव वोटर्स हैं, और एक्टिव वोटर्स का वोट के थ्रू ये इलेक्टर्स चुने जाते हैं और उसके थ्रू 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुने जाते हैं। द जुडिशरी का काम हर तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है। 1791 में बनाया गया। इसमें मोस्टली रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज ने पार्टिसिपेट किया। इट लिमिट्स द पावर ऑफ द मोनार्क। यहां मोनार्क का मीनिंग हो गया द किंग, लुई 16। इसने लुई 16 के सारे पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिट कर दिया। और मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wages called active citizens can vote। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जितने भी उस कंट्री में 25 ईयर एंड अबव के मेन हैं, वुमेन की बात नहीं हो रही है, वो सारे मेन जो अपने 3 डेज का वेज लेबर के रूप में उस कंट्री को टैक्स के रूप में पे कर सकते हैं, वैसे लोग एक्टिव सिटीजन्स कहलाएंगे। और बाकी सभी लोग जो ऐसा काम नहीं कर सकते, 3 डेज का अपना लेबर वेजेस नहीं दे सकते हैं टैक्स के रूप में, वो सब पैसिव सिटीजन कहलाएंगे। तो अब ये सब लोग वोटर थे और इनके वोट से इलेक्टर्स चुने जाते थे। इलेक्टर्स के वोट से 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुने जाते थे और इनके कंट्रोल में सारा एग्जीक्यूटिव पावर्स था जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किंग और मिनिस्टर्स को भी ट्रांसफर होता था, लेकिन वहां पर भी उनके पावर्स को लिमिट किया हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। इस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन में यही है कि सारे मोस्टली फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का बात किया गया, वो भी क्लोजली रिलेटेड टू द मैन, नॉट वुमेन। जैसे इसमें राइट टू लाइफ था, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच था, इसमें फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था, इक्वालिटी बिफोर लॉ था। इस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स में था। ये फिगर 8 सोर्स सी पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल सिंबल्स। बहुत सारे सिंबल्स, इसमें 8 सिंबल्स का डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट, द ब्रोकन चेन। चेन्स वेर यूज्ड टू फेडर स्लेव्स। A broken chain stands for the act of becoming free. It means इस चेन, ब्रोकन चेन का मतलब है कि अब कोई भी स्लेव नहीं रहेगा, सब लोग अब फ्री हैं, फ्री सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस हैं। सेकेंड फिगर, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। इसका मतलब है कि एक लकड़ी के टुकड़े को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब उसी लकड़ी का एक बंडल बना दिया जाए तो उस बंडल को तोड़ना मुश्किल है। इसमें स्ट्रेंथ बताया गया है। नंबर 3, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स। आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड द रेज ऑफ द सन विल डिराइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। इसमें यही बताया गया है कि आई जो है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और ये सन की तरह जो रेडिएट हो रहा है लाइट, उससे हर तरह के इग्नोरेंस के क्लाउड खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं। फोर्थ पिक्चर, स्ट्रक्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर है। 5, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इसमें यह बताया गया है कि इट इज अ सिंबल ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब कि नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, इसका कोई न स्टार्ट है न कोई एंड है। फिगर नंबर 7, ब्लू वाइट रेड, ये फ्रांस का नेशनल कलर है। पॉइंट नंबर 8, विंग्ड वुमेन, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ है। कैसे हमारे कंट्री में लॉ के पर्सोनिफिकेशन के लिए एक वुमेन है, उसके हाथों में तराजू होता है। नंबर 9, लॉ टैबलेट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये इस तरीके से ये 9 पॉलिटिकल सिंबल्स को यूज किया गया है। नेक्स्ट, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जैसे जैसे 1789 के बाद के 1 by 1 ईयर्स आते चले गए, उससे फ्रांस के अंदर सिचुएशन काफी टेंस होता चला गया और उस टेंस सिचुएशन में फ्रांस के लोग धीरे धीरे अपना लिबर्टी और फ्रीडम एंजॉय करना चाहते थे, वेरियस राइट्स चाहते थे,
जबकि किंग का पावर धीरे धीरे, मोनार्क का पावर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। Louis XVI although signed the constitution and also entered into secret negotiations with the king of Prussia, and Louis XVI जो है एक साइन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया, 1791 वाले कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने जो बनाया था उस पर सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन वो सीक्रेट नेगोशिएशन में ऑस्ट्रिया और पर्सिया के साथ भी शामिल हो गया। इस सीक्रेट नेगोशिएशंस में शामिल होने का सिंपल मीनिंग है कि प्रसिया और ऑस्ट्रिया भी चिंतित थे अपने नेबरिंग कंट्री फ्रांस के अंदर हो रहे रिपब्लिकन स्ट्रगल और मूवमेंट्स को देखते हुए। उनको डर था कि ये स्ट्रगल और मूवमेंट उनके कंट्री में भी हो सकता है। द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो नेशनल असेंबली को भी इस तरह का कुछ अंदेशा हो चुका था, कुछ अंदाजा उनको लग चुका था, इसलिए अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने एक ऐसी डिक्री पास की जिसमें उसने वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया और पर्सिया डिक्लेयर कर दिया। अब किंग लुई 16 भी कुछ नहीं कर सकते थे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स ज्वाइन द आर्मी। इस चीज को देखते हुए उस कंट्री के अंदर बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो स्वेच्छा से सेना में अपनी सेवा देना चाहते थे वो शामिल हुए, और उनके शामिल होने से फ्रांस की आर्मी को काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ, काफ़ी मजबूती मिला। द पैट्रियोटिक सॉन्ग द मार्शलेस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट डी इसले द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस दे संग। और इस तरीके से उसी वक्त रॉबर्ट डी इसले ने एक नेशनल एंथम भी लिखा था, द मार्शलेस नाम से वो काफ़ी फेमस हुआ, और इस तरीके से ये बाद में जाकर फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, द मार्शलेस, ये मार्शलेस नाम का एक प्लेस एक मैप में भी है, फ्रांस के मैप में एक प्लेस भी है। आउट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल क्लब्स वन वाज बिकम वेरी फेमस, द जैकोबिन क्लब गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब्स इन पेरिस। इस तरीके से बहुत सारे क्लब्स धीरे धीरे बनते चले गए फ्रांस के अंदर, और ये सारे क्लब्स मोस्टली रिच लोगों के थे और वही लोग पॉलिटिकली एक्टिव भी थे। तो उसी में से एक क्लब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, उस क्लब का नाम था द जैकोबिन्स क्लब। और इस द जैकोबिन क्लब्स को बनाने का, उसको फॉर्म करने का काम किसने किया था? तो सेंट जैकब्स, पेरिस के सेंट जैकब्स ने इसको बनाया था। इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कौन थे? तो इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स स्मॉल शॉपकीपर्स थे, वॉच मेकर थे, फार्मर थे, पीजेंट्स थे, लेबरर थे, ठीक है। और ये सारे सोसाइटी के जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, पॉवर्टी फेस करने वाले लोग हैं, काफ़ी स्मॉल सोसाइटी को मेंटेन करने वाले लोग, ऐसे लोग ही इस जैकोबिन क्लब के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। उसके लीडर, जैकोबिन क्लब के लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे था। दे वेयर लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। इसमें मेन जो है वो लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनते थे। लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स को पहनने वाले सभी लोगों को सैंट क्लूटोस बोला जाता था। सैंट क्लूटोस का मीनिंग हुआ दोज विदाउट नी ब्रीचेज। दोज विदाउट नी ब्रीचेज का मतलब कि वो सब लोग जो घुटने तक वाले कपड़े नहीं पहनते हैं, फुल कपड़े पहनते हैं, उन सभी को सैंट क्लूटोस बोला गया। 10 अगस्त 1792 ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि इस दिन क्या हुआ? स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज। ट्यूलेरीज के पैलेस को स्टॉर्म कर दिया गया, उसको तोड़फोड़ कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, क्योंकि ऐसा सबको लग रहा था, र्यूमर था कि वहां पे बहुत ज़्यादा अनाज होर्डेड करके रखा हुआ है और लोग परेशानी में अपना जीवन जी रहे थे, जबकि कुछ रिच लोग काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। तो ऐसे गरीब लोगों का ये ग्रुप जो जैकोबिन क्लब्स का था, उन लोगों ने वहाँ पे स्टॉर्म कर दिया। फ्रॉम नाउ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ राइट टू वोट। अब इस डेट के बाद क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर 21 ईयर एंड अबव के सभी लोग मोस्टली मेन अब वोट दे सकते थे, ठीक है। उनको अब किसी तरह का कोई वेल्थ का कंडीशन नहीं लगाया हुआ था, जैसा कि पहले कंडीशन था 25 ईयर पे 3 डेज का लेबर वेजेज उन्हें पे करना पड़ता था टैक्स के रूप में, लेकिन अब ये ऐसा कोई टैक्स पे नहीं करना था। 21 सितंबर 1792 मोनार्की एबॉलिश्ड एंड फ्रांस बिकम्स द रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस जो है वो मोनार्की वहाँ से समाप्त हो गया और वहाँ पे फ्रांस को रिपब्लिक
घोषित कर दिया गया। फ्रांस बिकम्स द रिपब्लिक बाय द न्यूली इलेक्टेड असेंबली द कन्वेंशन। और इस तरीके से अब द नेशनल असेंबली के बदले एक नया वर्ड यूज किया जाने लगा, द कन्वेंशन। द कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसको कब किया गया घोषित, 21 सितंबर 1792 को। और बाद के कुछ मंथ के बाद 21 जनवरी 1793 किंग लुई 16 को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गुलेटाइन कर दिया गया। इसका मतलब उसको भी beheaded कर दिया गया। द रेन ऑफ टेरर, दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1793 टू 1794। 1793 से 1794 का ये पीरियड रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन माना जाता है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, दैट मीन्स एनिमीज of the republic, ex-nobles, clergy, members of the other political parties or even his own party members। इसका मतलब कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे अब किसी को छोड़ने वाला नहीं था। रिपब्लिकन आइडिया के खिलाफ जो लोग भी थे, जो भी उसका अपोज कर रहे थे, उन सबको वो पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट देने वाला था। उसमें चाहे वो क्लर्जी के लोग हों, चाहे वो एक्स नॉवेल्स हों, चाहे उसके पार्टी के अपने जैकोबिन क्लब के अंदर के भी कुछ लोग हों, उन सभी को वो पनिशमेंट देने के लिए तैयार था। सबको पनिशमेंट दे भी रहा था। और पनिशमेंट देने का सिस्टम क्या था, तो वो सभी को पहले अरेस्ट करता था, फिर उनको इम्प्रिजन्ड करता था, फिर गुलेटाइंड कर देता था। गुलेटाइंड का मतलब कि उनका हेड भी हेडेड कर दिया जाता था। एक मशीन था, डॉक्टर गुलेटी ने बनाया था, और उस मशीन के थ्रू, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस मशीन के थ्रू एक इंसान के हेड को भी हेडेड कर दिया जाता था, कट कर दिया जाता था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड वेयर राशनड। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने बहुत सारे प्राइसेस को फिक्स कर दिया। अब वो सारे प्राइसेस फिक्स प्राइस पे ही मार्केट में सेल किए जाते थे। Meat and bread were rationed. Peasants were forced to sell their grains to the cities at fixed prices. Expensive white flour forbidden. Important titles restricted. इस तरीके से बोला गया कि पीजेंट्स को भी फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स को मार्केट में, सिटीज़ में आकर मार्केट्स में सेल करें, वो भी फिक्स प्राइस पे। सीलिंग प्राइसेस फिक्स कर दिया गया था। अब सब लोग उस फिक्स प्राइस पे ही प्रोडक्ट्स सोल्ड कर सकते थे और प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे। तो इसमें जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको ज़्यादा पड़ता था, उसके लिए इससे काफ़ी लॉस होने लगा, और वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे और उसके इस रिपब्लिकन आइडिया के खिलाफ होने लगे। इंपॉर्टेंट टाइटल्स रेस्ट्रिक्टेड, जैसे मेन के लिए मॉन्सियोर और वुमेन के लिए मैडम था, वैसे बाद में इन दोनों टाइटल्स को हटा दिया गया और इसके बदले सिटियोन और सिटियोने कर दिया गया। His policies so relentlessly that even his own supporters began to demand moderation, it means change। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे के पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट और सीवियर थी कि उसकी पॉलिसीज का खुद विरोध उसके पार्टी के ओन मेंबर्स करने लगे। फाइनली he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे को जुलाई 1794 में अरेस्ट किया गया और उसको नेक्स्ट डे फिर गुलेटाइन कर दिया गया। और इस तरीके से आतंक का जो शासन, द रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने स्टार्ट किया था, वो जुलाई 1794 में एंड हो गया। नेक्स्ट, अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power। अब क्या हुआ कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे के जाने के बाद अब रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रांस में जो था, वो लोग अब सीज करने लगे पावर को। अब उनके पास एक अच्छा मौका था कि फ्रांस का सारा पॉलिटिकल पावर कंट्रोल में कर लें। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, डिनाइड नॉन प्रोप्राइज्ड सेक्शंस वोटिंग। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के थ्रू, और उसमें जिनके पास भी प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग से बाहर कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब इसमें 2 तरह के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। दिस देन अपॉइंट अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। और इस तरीके से ये दोनों मिलकर एक डायरेक्टरी अपॉइंट किए और इस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स थे। फिर क्या हुआ, द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इन 5 डायरेक्टर्स में आपस में सहमति नहीं हो पाती थी
किसी भी पॉइंट पे वो फाइनली कंक्लूजन में नहीं आ पाते थे और आपस में लड़ने लगते थे। तो इससे क्या हुआ कि क्लैशेस बढ़ने लगे। इट लीड्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गया। इट वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, और इस तरीके से एक सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इस पार्ट में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग द सेम। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग 1789 हो या बाद में द नेशनल असेंबली का बनना हो या फिर जैकोबिन क्लब्स का बनना हो, द कन्वेंशन का बनना हो, द डायरेक्टरी रूल हो, लेकिन एक आइडियल कंटिन्यू बना रहा, वो ये था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिससे कि रेस्ट ऑफ द यूरोप को भी इंस्पिरेशन मिला और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इससे इंस्पिरेशन मिलता रहा। नेक्स्ट हेडिंग, डेड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या वुमेन इस रेवोल्यूशन में शामिल थे? क्या वुमेन अपने लिए फाइट किए? तो इसका आंसर है हाँ, वुमेन हर एक तरह के रेवोल्यूशंस में शामिल थे और उन लोगों ने अपना भी एक मूवमेंट किया, अपना एक स्ट्रगल फाइट किया। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इस सीरीज में एक फेमस नाम ओलंपिया डी गोगस का है। दे वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स, दे होप देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द गवर्नमेंट, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स। हर एक तरह के मूवमेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन था और वो उनको लगता था कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट किसी टाइम उनके लिए भी सोचेगी, उनके लिए भी एक इक्वालिटी वाला लॉ बनाएगी। क्योंकि दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। वो हर एक तरह के वर्क में इन्वॉल्व थे, घर के अंदर, घर के बाहर। घर के बाहर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम कर रहे थे और मार्केट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स भी सोल्ड कर रहे थे और कपड़े भी आयरन करने वाले काम कर रहे थे। रिच फैमिलीज एजुकेट देयर गर्ल्स बट नॉट ऑल। रिच फैमिलीज में गर्ल्स को एजुकेशन मिलता था, पुअर फैमिली में गर्ल्स एजुकेशन अलाउ नहीं था। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज पेपर्स। अबाउट 60 वुमेन क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। वो एक अपना रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया। धीरे धीरे ये बहुत सारे फ्रेंच सिटीज में फैल गए, इनके ग्रुप्स, इनके क्लब्स बढ़ते चले गए। The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. Their main demand was the same political rights as men right to vote, be elected to the assembly and hold political office. और वुमेन भी अपने लिए मेन की तरह ही हर तरह का पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे। उनको वोटिंग राइट्स चाहिए था, उनको भी इलेक्शन लड़ने का और इलेक्टर्स बनने का अधिकार चाहिए था। वो भी असेंबली में इलेक्ट होके जाना चाहते थे और वहाँ मिनिस्टर्स बनकर काम करना चाहते थे। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स, जॉब ट्रेनिंग रिलेटेड इश्यूज। गवर्नमेंट ने उनके लिए बिल्कुल उनका डिमांड तो नहीं माना, लेकिन कुछ कम या ज़्यादा उनके डिमांड्स को फॉलो किया, जिसमें उनको एजुकेशन अलाउ कर दिया गया। उनके मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स को मान लिया गया कि जब वो जिससे विवाह करना चाहें वो उनको कोई दबाव नहीं होगा, उनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा। जब जिससे जैसे चाहे वो डिवोर्स लेना चाहें उनको आसानी से डिवोर्स मिलेगा। वो यदि बाहर, घर के बाहर जाके जॉब करना चाहें तो उनको जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर देयर डिमांड नॉट फुलफिल्ड इवन पनिश्ड। रेन ऑफ टेरर जो ये 1793 से 94 तक चला, इस दौरान इनके कोई डिमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं माने गए। इवन उनके लीडर्स को, उनके बहुत सारे सपोर्टर्स को पनिश भी किया गया, उनको गुलेटाइन भी किया गया। फाइनली इन 1946 वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और एक बहुत लंबा वक्त गुजरा, 1946 में वुमेन को वोटिंग राइट मिला। कौन सी? नेक्स्ट हेडिंग है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रेजिम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। शासन का एक बहुत अच्छा रिफॉर्म ये दिखता है कि उसके टाइम में द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ, यानी कि स्लेवरी खत्म हुआ। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गुडेलप एंड सैन डोमिंगो सप्लायर्स ऑफ टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ये जो कैरेबियन आइलैंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों के बीच में है, यहीं पर ये तीनों प्लेस था, मार्टिनिक, गुडेलप एंड सैन डोमिंगो।
इस प्लेस पे प्लांटेशन वर्क होता था और इस प्लांटेशन वर्क के लिए इस फ्रांस से बहुत सारे लोग आने से साफ मना कर दिए, क्योंकि ये प्लेस एक तो फारलैंड था, बहुत अटलांटिक ओशन को पार करके बहुत दूर जाना था, और ये नॉट फेमिलियर लैंड भी था, यानी कि उनके लिए काफ़ी फेमिलियर नहीं था। तो इस तरीके से जब फ्रांस के लोग इस मार्टिनिक, गुडेलप और सैन डोमिंगो में आने से मना कर दिए, तब अब फ्रांस के जितने बड़े सप्लायर्स थे और जितने भी बड़े मर्चेंट्स थे, उन लोगों ने इसका एक तरीका ढूंढा। फ्रांस के बॉर्डेक्स और 19 से डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड meant the shortage of labor on the plantations. Due to it, a triangular slave trade between Europe, Africa and America started. इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पूरा यूरोप, ये अफ्रीका और ये अमेरिका, इन तीनों के बीच एक स्लेव ट्रेड का ट्रायंगल स्टार्ट हुआ। फ्रांस मेन प्लेस था जहां पर इन कमोडिटीज की जरूरत थी, शुगर, कॉटन, कॉफी, टी, कॉफी सबकी जरूरत थी। अफ्रीका वो प्लेस था जहां पर स्लेव्स थे जिनको खरीदा और जिनको यहाँ पर खरीदा बेचने का काम होता था। और कैरेबियन आइलैंड, मार्टिनिक, गुडेलप और सैन डोमिंगो वो प्लेस था जहां पर प्लांटेशन वर्क होता था। ठीक है, तो इस प्लांटेशन वर्क को करने के लिए अफ्रीका से स्लेब्स को खरीदने का काम फ्रांस के बॉर्डेक्स और नैंटीज पोर्ट से निकले हुए मर्चेंट्स आते थे। अफ्रीका में इन स्लेब्स को खरीदा जाता था, उनको शिप्स में पैक करके भरा जाता था और शिप से वॉयज करके 3 महीने का ये टाइम लगता था। 3 मंथ में ये लोग मार्टिनिक, गुडेलप और सैन डोमिंगो आते थे। यहाँ पे प्लांटेशन वर्क होने लगता था और फिर उसका प्रोडक्ट्स टोबैको, इंडिगो, शुगर, टी, कॉफी, ये सब कुछ यहाँ से प्रोडक्ट्स बन के फिर फ्रांस आते थे और फ्रांस से फिर बाकी आसपास के देशों में या प्लेसेस में इनको सेल किया जाता था। Slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to the African coast, bought slaves, voyaged across the Atlantic to the Caribbean. Due to it, port cities Bordeaux and Nantes owned their prosperity. इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस के बॉर्डेक्स और नैंटीज पोर्ट्स धीरे धीरे प्रॉस्पर होते चले गए, वहाँ पर मर्चेंट एक्टिविटीज़ बढ़ गया और इस मर्चेंट एक्टिविटीज़ के बढ़ने से वहाँ के लोग, वहाँ के मर्चेंट्स, वहाँ के ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा रिच होते चले गए और वो शहर भी धीरे धीरे फ्लोरिश्ड होता चला गया। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट इट बट नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू रिच बिजनेसमैन। नेशनल असेंबली ने इस चीज़ को स्टार्ट करने का कोशिश किया, इस पर डिस्कशन, डिबेट भी चला, लेकिन वो सक्सेसफुली इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया, स्लेव ट्रेड को बैन नहीं कर पाया, एबॉलिश नहीं कर पाया, क्योंकि इस नेशनल असेंबली में रिच लोग भी बहुत ज़्यादा थे और रिच में बिजनेस क्लास के लोग बहुत ज़्यादा थे और इस स्लेव ट्रेड से बिजनेस क्लास को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था। इसलिए बिजनेस क्लास को ध्यान में रखते हुए नेशनल असेंबली ऐसा कोई डिसीजन, हार्श डिसीजन स्लेव ट्रेड के रिगार्डिंग नहीं ले पाया। फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slaves the French overseas possessions. बाद में द कन्वेंशन ने इसको एक डिक्री पास किया और इस तरीके से स्लेव ट्रेड को उस समय बंद कर दिया गया। ओवरसीज जो भी अलग अलग जगहों पर स्लेव ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी उसको द कन्वेंशन ने बंद कर दिया। 10 ईयर लेटर, कन्वेंशन के 10 साल के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट पावरफुल तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ फ्रांस में, तो उसने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेव ट्रेड को, यानी स्लेवरी को। स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन 1848। रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ बोल रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लोगों के एवरीडे लाइफ में कुछ फर्क आया? तो हाँ, फर्क आया, क्योंकि एक के बाद एक जो भी स्ट्रगल मूवमेंट होता गया उससे धीरे धीरे फ्रांस के अंदर फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी लगातार वाले ये जो पार्ट्स थे ये लगातार आइडियल्स मजबूत होते चले गए। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द 1789 रेवोल्यूशन वाज द एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से कुछ भी लिखने छापने पर कोई बंदिश खत्म कर दिया गया था। अब किसी तरह का कोई सेंसरशिप नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। लोग बुक छाप सकते थे, लोग न्यूज़पेपर छाप सकते थे, मैगजीन, जर्नल्स, ये सब कुछ या प्रिंटेड मटेरियल्स छप सकता था। पहले इसके छपने पे किंग का
सेंसरशिप होता था, उससे परमिशन लेने के बाद ही ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर या फिर बुक्स या बाकी चीज़ें छपती थी। अब ये सेंसरशिप हट चुका था, तो लोग जो भी जेन्युइन चीज़ें थी वो सब कुछ छपने लगा। उसके वजह से क्या हुआ, नाउ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन एंड कंट्री साइड। अब इसकी वजह से ये सारे प्रिंटेड मटेरियल्स टाउन्स में भी आने लगे और टाउन से धीरे धीरे कंट्री साइड यानी कि देहात, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाने लगे। They described and discussed the events and changes taking place in France। इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस में धीरे धीरे जो भी चेंजेस थे वो दिखने लगे और इससे लोग आपस में डे टू डे लाइफ में भी डिस्कशन डिबेट करने लगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज अलाउड। अब प्रेस को फ्रीडम था, वो जो कुछ भी छाप सकता था, कुछ भी छाप सकता था। और उसके वजह से क्या हुआ कि लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ने लगे। सब लोग एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जब एक एजुकेटेड पढ़कर उस बात को समझाता था तो बाकी जो अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, वो सुनकर इस बात को समझ लेते थे। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव पोजेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब कभी कोई फेस्टिवल सीजन्स होता था, कोई नाटक या कोई सॉन्ग वगैरह होता था, तो उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात को समझने में आसानी होती थी कि अब हम लोग एक नए फ्रांस में हैं और नए फ्रांस में, रिपब्लिकन फ्रांस में हैं और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया है, वो है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का। Now they all enjoy newly ideas of liberty, equality and fraternity. Society was growing, educated, knowledge and rights etc. अब इसके वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी धीरे धीरे ग्रो करने लगा। उस सोसाइटी के मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन सभी ग्रो करने लगे। धीरे धीरे सब एजुकेट होने लगे, नॉलेजफुल होने लगे। सभी को अब राइट और रॉन्ग के बारे में पता चलने लगा और इस तरीके से एक अवेयर सोसाइटी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगा। थैंक यू।